This is my student support system. Keep watching, keep learning. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सिफिलिस के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहां से आपको लिंक मिल जाएगा इंग्लिश के लेक्चर का। और यदि आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट कीजिए और उसमें सर्च कर सकते हैं कि सिफिलिस इन इंग्लिश। ओके, सिफिलिस क्या है? सिफिलिस एक एसटीडी या यौन संचारित रोग है। इसे हम वीडी के ग्रुप में भी शामिल करते हैं, एसटीडीज एंड वीडीज। यह एक एक्यूट और क्रोनिक बीमारी है, यानी एक्यूट भी है कुछ स्टेजेस इसकी और क्रोनिक भी है। लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है यदि ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। और क्लिनिकली इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एक प्राइमरी शंकर से। शंकर शब्द जहां आ गया एक स्पेशल लीजन है तो इसका मतलब वो सिफिलिस से रिलेटेड है। और सेकेंडरी इरप्शन भी हो सकता है सेकेंड स्टेज में, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल लीजन्स होते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के। अब हम देख लेते हैं कि ये इन्फेक्शन जो है वो किस से फैलता है, क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट या कल्प्रिट क्या है। तो सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसके बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम, जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इसकी स्पेशल शेप के कारण, ये जो स्पाइरल शेप है, इस कारण इस टाइप के बैक्टीरिया को हम स्पाइरोकीट कह सकते हैं। तो इसलिए दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक स्पाइरोकीट से फैलने वाली बीमारी है, स्पाइरोकीट बैक्टीरिया से, जो ट्रिपोनिमा पैलिडम है। ये स्प्रेड कैसे होता है? तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था आपको इस चैप्टर के, इस लेक्चर के, कि एक एसटीआई है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो लगभग हमेशा ही यह यौन क्रिया या सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा ही फैलता है। यदि कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो संक्रमित है तो त्वचा या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका कोई भी घाव यदि डायरेक्ट स्किन के या म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आ गया तो इन्फेक्शन निश्चित है। इसके अलावा ये गर्भावस्था में भी स्प्रेड हो सकता है, मदर से बच्चे में फीटस को ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी ये इन्फेक्शन हो सकता है यदि जो डोनर है वो संक्रमित हो। इसीलिए हमेशा जो ब्लड डोनेशन किया जाता है तो उसके बाद ब्लड का टेस्ट किया जाता है सिफिलिस के लिए। यदि वो पॉजिटिव है तो उसको हम यूज नहीं करते। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस रोगी को सिफिलिस होगा। सिफिलिस के प्राकृतिक इतिहास में या नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में इसके 3 फेजेस होती हैं: प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस और टर्शियरी सिफिलिस, जो बेस्ड होती हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के ऊपर। प्राइमरी सिफिलिस क्या है? प्राइमरी सिफिलिस में जब बैक्टीरिया सबसे पहले एंटर करता है उस साइट पर एक लीजन या घाव बनता है, जिसे हम शंकर कहते हैं। ये स्पेसिफिक घाव होता है जो एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है। जैसे मान लो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेनिस के ऊपर या ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ये शंकर है और प्राइमरी सिफिलिस का एक पार्ट है। यह जो घाव है नॉर्मली चाहे ट्रीट करें चाहे नहीं करें, ये 2 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है। ट्रीट करें तो नेक्स्ट स्टेज नहीं आएगी, अदरवाइज ये कुछ समय बाद सेकेंडरी स्टेज में चला जाएगा। सेकेंडरी सिफिलिस तब होता है जब वो बेसिक शंकर से इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है अदर बॉडी पार्ट्स में और लगभग होल बॉडी कवर हो जाती है, जनरलाइज्ड इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रकार के इरप्शंस होते हैं दानों के रूप में पूरी बॉडी पर या बैक में, इवन हाथों की हथेलियों पर, टंग पर, कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन पर, जेनाइटल जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी, सब जगह ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। और इसके दाने लगभग जो प्राइमरी शंकर था उससे 2 से 8 सप्ताह बाद होते हैं। हाथों की हथेलियां, पैरों के तलवे सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। और लिम्फ एडिनोपैथी भी इसमें हो सकती है, अन्य लक्षणों में शामिल होता है। आर्थराइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस, बालों का झड़ना, बुखार, एक जनरल अस्वस्थता की फीलिंग होना और वजन कम होना, ये लक्षण जनरलाइज्ड इन्फेक्शन के सेकेंडरी सिफिलिस के दौरान देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है टर्शियरी सिफिलिस। जो सेकेंडरी सिफिलिस है उसमें कई बार काफी समय तक उसके बाद कुछ नहीं होता, लेटेंसी फेज आ जाती है। और यदि ट्रीटमेंट नहीं हो या डिलेड ट्रीटमेंट हो
तो भी टर्शरी फेज में वो रोगी जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 40% रोगी टर्शरी फेज में पहुंच जाते हैं। टर्शरी फेज एक सीवियर कंडीशन है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पर स्किन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर घाव न के बराबर होते हैं। इन्फेक्शन भी इस दौरान नहीं होता, बट इंटरनल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स, जिसमें मुख्य रूप से हार्ट, ब्रेन ये शामिल हो जाते हैं और ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज के रूप में काम करता है और इंटरनल ऑर्गन को गंभीर नुकसान पहुंचाता है और कई बार इसी कारण रोगी की डेथ भी हो सकती है। अब आता है कि क्वेश्चन कि इसमें हम क्या इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। तो डायग्नोज के लिए हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं और दो टाइप के इसमें टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आरपीआर और वीडीआरएल है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि वीडीआरएल क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आरपीआर मीन्स रैपिड प्लाज्मा रीजन एंड वीडीआरएल मीन्स वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, और ये दोनों टेस्ट सिफिलिस को कंफर्म करने के लिए किए जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? सिफिलिस के लिए जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं जो लॉन्ग एक्टिंग है, जिसमें मुख्य रूप से पेनिसिलिन जी या बेंजाथिन पेनिसिलिन शामिल होता है और ये आईएम इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, एक सिंगल डोज की, और उसी दिन दे दिया जाता है जिस दिन डायग्नोज हुआ है। उसके बाद रिपीट किया जाता है डॉक्टर के आदेश अनुसार। इसमें जो एलर्जी के आगे रोगी है जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी हो, या जो नॉन प्रेग्नेंट वेमेन हैं और एलर्जी रखती हैं, तो उनके लिए ओरल मेडिसिन दी जाती हैं, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन 14 दिन के लिए दिन में 2 बार 100 mg, या टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम क्यूआईडी मतलब दिन में 4 बार 14 डेज के लिए। इसी प्रकार यदि कॉन्जेनाइटल सिफिलिस है, मीन्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कि ये फीटस में भी आ सकता है मदर से, यदि मदर इन्फेक्टेड है तो उस केस में जो बच्चा है न्यू बॉर्न है उसको फर्स्ट 7 डेज के लिए हम पेनिसिलिन जी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट देंगे बीडी, और उसके बाद 14 डेज के लिए यानी टीडीएस दिन में 3 बार पेनिसिलिन देंगे। बट अगेन क्वेश्चन वही आता है कि हम कम्युनिटी में स्प्रेड को रोकने के लिए प्रयास मुख्य रूप से करते हैं, प्रिवेंशन पे जोर देते हैं। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए रोगियों के संपर्कों का जल्दी से जल्दी पता लगाना और उनका ट्रीटमेंट करना है, अदरवाइज वो कम्युनिटी में आगे स्प्रेड करते रहेंगे। हेल्थ एजुकेशन का भी इसमें बहुत रोल है कि एक जनरल जो हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी है वो हो, तथा सेक्स एजुकेशन दी जाए, यौन शिक्षा जो यौन परिपक्वता की शुरुआत तक यौन एक्टिविटीज को उसको डिले करे, उसके बारे में उनको समझाएंगे। इसके अलावा जो यौन कर्मी हैं उनको और उनके जो क्लाइंट्स हैं उनमें एसटीडी का स्प्रेड न हो, इसके लिए उनको स्पेसिफिक हेल्थ एजुकेशन, स्पेशल हेल्थ एजुकेशन दी जाए और उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको जस्ट एक कैजुअल सेक्स रिलेशंस के लिए हतोत्साहित करना है और प्रोटेक्शन के लिए प्रयास करके पूरी कम्युनिटी की हमें रक्षा करनी है कि मल्टीपल जो पार्टनर्स हैं उनके साथ जो यौन संपर्क है वो कम से कम हो और कैजुअल रिलेशंस ना हो। इसके अलावा एक्सपोजर से पहले, दौरान और बाद में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन रखी जानी चाहिए। एनकरेज करें कॉन्डोम यूज के लिए जो कंसिस्टेंट हो, यानी हर बार हमेशा कॉन्डोम का यूज हो, जो एसटीआई को रोकने में प्रभावी है। इसके अलावा एसटीआई जो इन्फेक्शंस हैं उनके जल्दी डायग्नोसिस और उपचार के लिए देखभाल सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप की जाएं समाज में, और हेल्थ एजुकेशन के द्वारा ये एक मैसेज स्प्रेड किया जाए कि कौन से लक्षण होंगे जिनसे आपको संभावना होगी कि सिफिलिस हो सकता है और कहाँ से आप इसका इजीली या फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये स्प्रेड होना जरूरी है ताकि लोगों में एक डर या जो एक शर्म है, शर्मिंदगी है, वो दूर हो और लोग ट्रीटमेंट करने के लिए आगे आ सकें, ट्रीटमेंट कराने के लिए अपनी सेवाएं लेने के लिए आ सकें, आगे आए। इसके अलावा
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, हर व्यक्ति को, हर रोगी को प्रभावी ट्रीटमेंट आसानी से सुलभ हो और स्वीकार्य हो, इसका अरेंजमेंट किया जाना है कम्युनिटी में। इसके अलावा एक्टिव केस फाइंडिंग करना है, जिसमें रोगियों को इंटरव्यू करना बुला के और उनके कॉन्टैक्ट्स को अधिसूचना या कॉन्टैक्ट नोटिफिकेशन देना कि जो भी उनके पार्टनर हैं उनको भी बताना बुलाकर कि वो भी अपना डायग्नोज और ट्रीटमेंट करवाएं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल एडमिटेड क्लाइंट है उनकी केयर करते समय भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस रखनी है। ब्लड और बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से पहले स्टाफ के लिए ये बहुत सावधानी जरूरी है। और रोगियों को भी ये बताना है कि वो तब तक सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जब तक ट्रीटमेंट पूरा ना हो जाए और घाव जो लीजन्स हैं बॉडी में, जो दाने हैं, वो डिसअपियर ना हो जाए। सिफिलिस कंट्रोल प्रोग्राम का जो एक बेस है वो यही है कि कॉन्टैक्ट्स का पता लगाए जाए। डिजीज रोगी ने कहाँ से ली होगी उन कॉन्टैक्ट्स का, और आगे डिजीज होने के बाद उसने किस किस को आगे स्प्रेड की होगी, तो उसका पता लगा के उनका भी प्रभावी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और ये सारी फैसिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनगोइंग कभी भी कहीं भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं। यदि आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com, और यहाँ पर आपको लगभग सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। वहाँ से आप उनको यूज कर सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।